नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसटीडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु जी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु जी का परिचय, रेणु जी के प्रमुख उपन्यास और जो साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार रेणु जी, इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है उन्हें भी देखेंगे। और साथ ही में रेणु जी का एक उपन्यास है मैला आंचल, आप लोग को मालूम ही होगा, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उसकी पूरी कहानी हम लोग सुनेंगे, ताकि उससे संबंधित अगर प्रश्न आए, कथन आए, तो आप आसानी से उन्हें लगा सकें। और वीडियो के अंत में इस वीडियो से ही संबंधित प्रश्न हम लोग लगाएंगे, ताकि परीक्षा में हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु जी का परिचय देख लेते हैं, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में बिहार के अररिया जिले में हुआ था। मृत्यु 1977 ईस्वी में 56 वर्ष की आयु में हो गई थी। हिंदी साहित्य में आंचलिक कथा की नींव रखी, प्रश्न बन चुका है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने ही आंचलिक कथा की नींव रखी थी। अज्ञे जी जो थे वो रेणु जी के परम मित्र थे। ग्राम्य जीवन के लोक गीतों का साहित्य में बहुत ही सुंदर प्रयोग रेणु जी द्वारा किया गया है, यानी कि अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में ये ग्राम्य जीवन के गीतों, लोक गीतों का प्रयोग करते थे। और आपको बता दें कि तीसरी कसम, जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध लेख है, इस जो कहानी है तीसरी कसम, इस पे एक फिल्म बनाई गई थी, राज कपूर और वहीदा रहमान जिसमें मुख्य भूमिका में थे। मैला आंचल के लिए फणीश्वरनाथ रेणु जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये थी फणीश्वरनाथ रेणु जी के जीवन और उनके साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु जी के प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में जो परीक्षाओं में बन सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि मैला आंचल जो रेणु जी का पहला उपन्यास है, जिसकी रचना इन्होंने 1954 ईस्वी में की थी, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। और आपको बता दें कि इसकी पूरी कहानी हम लोग अंत में सुनेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे मैला आंचल में मेरीगंज नामक गांव पे चर्चा है, और इसके जो प्रमुख नायक हैं, मतलब इस उपन्यास में जो नायक है वो है डॉक्टर प्रशांत बनर्जी और नायिका कमला। उसके बाद है परिति परिकथा, जिसकी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। इसमें पारनपुर नामक गांव का उल्लेख है, और साथ में नायक का नाम है जीतन और नायिका है इरावती। तीसरा उपन्यास है जुलूस, 1965 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ। ये जो उपन्यास है ये पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों पर आधारित है, और पवित्रता नामक एक युवती को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना की गई है। और इसमें नोबी नगर नामक गांव का उल्लेख है। क्योंकि ग्राम से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद का उपन्यास है कितने चौराहे, जिसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ। आपको बता दें कि कितने चौराहे उपन्यास में आज़ादी के तुरंत पहले तथा तुरंत बाद के ग्रामीण भारत में हो रही गतिविधियों को चित्रित किया गया है। ठीक है। और इसमें उत्तरी बिहार कोसी जो स्थल है उस पे चर्चा की गई है। इसके बाद का जो उपन्यास है वो है कलंक मुक्ति, आप लोग देख सकते हैं 1976 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ। आपको बता दें कि 1963 में ये जो उपन्यास है ये दीर्घ तपा नाम से छपा था। कलंक मुक्ति दीर्घ तपा नाम से छपा था 1963 ईस्वी में, प्रश्न बन सकता है। परंतु 1975 ईस्वी में 75 में इस उपन्यास का नाम कलंक मुक्ति कर दिया गया, जिसे 1976 ईस्वी में जिसका प्रकाशन किया गया। यानी कि दीर्घ तपा से कलंक मुक्ति कर दिया गया, प्रश्न बन सकता है। इसके बाद का जो उपन्यास है वो है पलटू बाबू रोड, 1989 ईस्वी में। ये जो उपन्यास है ये लघु उपन्यास है, और आपको बता दें कि 1989 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और रेणु जी की मृत्यु 1977 ईस्वी में हो गई थी। इस तरह से ये उपन्यास इस तरह से भी मतलब ये महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। प्रश्न बन सकता है कि कौन सा उपन्यास मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, तो आपका उत्तर होगा पलटू बाबू रोड, जो एक लघु उपन्यास है। तो इस तरह से हम लोगों ने महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लिया। अब इन उपन्यासों को याद करने की एक आप लोग ट्रिक देख लीजिए। जैसे कि मैं
परी जू की कलंक पलटूं, बस इतना ही याद करना है। एक लाइन है, बस इतना ही याद करना है, मैं परी जू की कलंक पलटूं। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे इसे हम लोग कैसे कनेक्ट करके याद करेंगे। जैसे मैं के लिए मैला आंचल, परी के लिए परी थी परी कथा, जू के लिए जुलूस, की के लिए कितने चौराहे, कलंक के लिए कलंक मुक्ति, और पलटू के लिए पलटू बाबू रोड। इस तरह से फणीश्वरनाथ रेणु जी के जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनको हम लोग क्रम से याद कर लेंगे, और परीक्षाओं में आसानी से अगर क्रम लगाने के लिए आता है तो आसानी से हम लोग इसे लगा सकते हैं। अब हम लोग मैला आंचल, जिसपे रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उसकी पूरी कहानी हम लोग सुन लेते हैं, पात्रों को देख लेते हैं। मैला आंचल एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसकी रचना फणीश्वरनाथ रेणु जी ने 1954 ईस्वी में की थी। आपको बता दें, इनके जो इस उपन्यास में जो प्रमुख पात्र हैं उसमें डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, कमला मुख्य भूमिका में है। फिर है मंगला, विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव, कालीचरण और बावन दास। ये जो है इतने जो पात्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इनसे भी प्रश्न बनता है अधिकतर। और आपको बता दें कि उपन्यास में लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं, इसको कम शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जिन पात्रों को मैंने यहाँ लिखा है, इन्हीं पात्रों के माध्यम से मैं पूरी कहानी समझाने की कोशिश करूँगी। मैला आंचल की कहानी कुछ इस प्रकार है। मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है। मेरीगंज नाम नील की खेती करने वाले मार्टिन की पत्नी, जो मार्टिन साहब थे एक, उनकी पत्नी मेरी के नाम पे पड़ा था, यानी कि मेरी के नाम पे मेरीगंज नाम पड़ा था। मार्टिन साहब ने मेरीगंज में कोठी के साथ साथ सड़क बनवाने, गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने जैसे बड़े बड़े काम किए थे। इनकी पत्नी कलकत्ता में रहती थी, यानी कि मेरी कलकत्ता में रहती थी। मेरीगंज आने के एक हफ्ते में ही उन्हें मलेरिया हो गया। मार्टिन साहब के अनेक प्रयत्नों से भी उनकी पत्नी मेरी जो थी वो उन्हें न बचा सके और मेरी का देहांत हो गया। तब जाके मार्टिन साहब ने मेरीगंज में एक छोटी सी डिस्पेंसरी खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उनके अनेक प्रयत्नों से भी डिस्पेंसरी नहीं खुल सकी। इसी समय जर्मन वैज्ञानिकों ने नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का आविष्कार कर लिया। मार्टिन नील की खेती करना चाहते। नील बनाने का वैज्ञानिक विधि के आविष्कार से उन्हें झटके पे झटके लगे और वे पागल होके मर गए। मतलब यहाँ पे मार्टिन पागल होके मर गए। मेरीगंज जो था वो कुल 3 टोलों में बटा हुआ था। मेरीगंज जो गांव था वो 3 टोलों में बटा हुआ था। पहला राजपूत टोला, दूसरा कायस्थ टोला और तीसरा यादव टोला। गांव हर स्तर से बहुत ही पिछड़ा था। 1946 ईस्वी तक की स्थिति यह है उस समय की कि गांव में 10 से 11 लोग ही लिखना पढ़ना जानते थे। पूरा गांव अशिक्षा, गरीबी और अंधविश्वास का शिकार था। पिछड़ापन इस सीमा तक था उस गांव में कि मलेरिया सेंटर बनवाने के लिए आई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मिलिट्री समझकर गांव के लोग भगाने लगते हैं। ऐसे पिछड़े गांव में डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, जो नायक हैं इस उपन्यास के, मलेरिया के डॉक्टर बनकर आते हैं। डॉक्टर प्रशांत बनर्जी जो उपन्यास के मुख्य पात्र हैं, जो पटना के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद अनेक आकर्षक प्रस्ताव ठुकराकर मेरीगंज में मलेरिया और काला जो ज्वर है उस पर शोध करने के लिए आए हैं। मेरीगंज में मलेरिया केंद्र खुलने से वहाँ के लोगों में हलचल उत्पन्न होती है। यहाँ के लोगों की भूत प्रेत, टोना टोटका, झाड़ फूक में विश्वास करने वाली अंधविश्वासी परंपरा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके साथ ही यहाँ जाति व्यवस्था भी कट्टर रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके बाद जो डॉक्टर प्रशांत हैं वे मलेरिया ठीक करने इस गांव में आए थे, किंतु धीरे धीरे इस गांव की मिट्टी ने इनका मन मोह लिया, बनर्जी जी का। और इनके मन को मोहने वाली एक और है, मतलब कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी की बेटी कमला, जिसको मैंने बताया कि नायिका है इस उपन्यास की। फिर देश के स्वतंत्र होने के कुछ समय पहले इस गांव पर किसी राजनीतिक पार्टी का
प्रभाव नहीं पड़ा था। यादव टोला के कालीचरण की बातों से गांव के लोग प्रभावित थे। कालीचरण का नारा था, प्रश्न बन सकता है, जय हो जमीन वालों की और संघालू शोषित हो। कालीचरण का नारा था कि जय हो जमीन वालों की, पूंजीवादियों का नाश हो। मेरीगंज गांव में सबसे अधिक दलित और संघालू शोषित थे। गांव से कटे होने के कारण उनमें परायापन कुछ अधिक था। ये जानकर, यानी कि जो नारा लगा था कि जय हो जमीन वालों की, पूंजीवादियों का नाश हो, ये जानकर कि जमीन जोतने वालों की हो गई है, वे हल्ला बोलकर तहसीलदार यानी विश्वनाथ प्रसाद कमला के पिता के 40 बीघा खेत में बीघन लूट लेते हैं। तहसीलदार जब लूट लेते हैं दलित और संघालू जो थे, तो तहसीलदार के गुंडे उन पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे संघालुओं के कुछ लोग मारे जाते हैं। मुकदमा चलता है। बालदेव और कालीचरण तहसीलदार के गवाह बन जाते हैं। सीधे साधे संघाल स्वीकार कर लेते हैं कि मतलब कि उन्होंने ऐसा काम किया है, जिसके कारण इन्हें आजीवन कारावास हो जाता है। 1947 में देश स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता बंटवारे के मूल्य पर मिलती है। हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में हमेशा के लिए दरार पड़ जाती है। पूरा देश सांप्रदायिक दंगे की आग में जलने लगता है। इसी पर बावन दास कहते हैं कि सचमुच झूठी है आज़ादी। प्रश्न बन सकता है, यानी बावन दास इस तरह की स्वतंत्रता जब मिलती है तो नाराज होकर कहते हैं कि सचमुच झूठी है आज़ादी। इसी बीच तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को यह रहस्य ज्ञात हो जाता है कि उनकी बेटी कमला जो है को डॉक्टर प्रशांत का गर्भ है। बावन दास हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर नागर नदी के किनारे पर चोर बाजारी का माल ले जाती गाड़ियों को रोकता है और कुचलकर मार दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर बावन दास की मृत्यु हो जाती है। ममता के प्रयास से डॉक्टर प्रशांत रिहा हो जाते हैं। इस बीच कमला डॉक्टर प्रशांत के पुत्र को जन्म दे चुकी है। डॉक्टर प्रशांत कमली दो तरह से, कहीं कमला रखा गया है, कहीं कमली, तो आप कंफ्यूज ना हो। डॉक्टर प्रशांत कमली को अपनी पुत्री स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर प्रशांत कमली का जो पुत्र हुआ है उसे स्वीकार कर लेते हैं और तहसीलदार डॉक्टर प्रशांत को अपना जमाता मान लेते हैं। कुछ समय पश्चात और नाती की प्राप्ति से तहसीलदार का हृदय परिवर्तन होता है और वे 5 बीघा प्रति परिवार के हिसाब से गांव वालों को ज़मीन दे देते हैं। जो मंगला है वो अनुभव करती है कि महात्मा गांधी के प्रेम और अहिंसा की साधना कभी असफल नहीं हो सकती। डॉक्टर प्रशांत का पुत्र नई मानवता का प्रतीक बनकर आया है। डॉक्टर प्रशांत मेरीगंज के प्राणियों के मुरझाए होठों पर मुस्कुराहट लौटाने का संकल्प लेते हैं और घोर कुहासे के बीच प्रकाश की एक किरण चमचमा उठती है। यहीं पर मैला आंचल उपन्यास समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगा लेते हैं ताकि परीक्षा में अगर उनसे प्रश्न बने तो आसानी से लगाया जा सके। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, उपन्यासकार ने मेरीगंज गांव के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या को चित्रित किया है? सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, व्यापारिक समस्या या महाजन समस्या? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, आर्थिक समस्या। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? कृष्णकांत मिश्र ने, चिंगारी जी ने, छोटन बाबू ने या बजरंगी सिंह ने? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, छोटन बाबू ने। अगला प्रश्न है, फरिश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? ऑप्शन 1, मैला आंचल, 2, जुलूस, 3, परिकथा या कलंक मुक्ति? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, जुलूस। अगला प्रश्न है, ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया? ऑप्शन 1, राजकुमार, ऑप्शन 2, नीलोत्पल या ऑप्शन 3, महाराजा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 में देख सकते हैं, नीलोत्पल
यानी कि ममता ने नीलोत्पल नाम कमला के पुत्र को दिया था। प्रश्न नंबर 5 है, अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा लें भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन। कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है? समझ में नहीं आता, जुल्म हो रहा है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 हरगौरी सिंह का, ऑप्शन 2 विश्वनाथ का, ऑप्शन 3 बलदेव का, या बावन दास का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 बावन दास का। अभी हम लोगों ने जब मैला आंचल उपन्यास की कहानी जब हम लोगों ने सुनी तो उसमें हम लोगों ने सुना था कि बावन दास जो थे वो कहते हैं कि सचमुच झूठी है आज़ादी, क्योंकि बावन दास जो थे उनका जो चरित्र बताया गया है वो एक स्पष्टवादी व्यक्तित्व से संबंधित है। तो इस तरह से ये जो कथन है ये भी बावन दास जी का ही था। अगला प्रश्न है, जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं, यही तो राजनीति है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है कालीचरण, ऑप्शन 2 बालदेव, ऑप्शन 3 बावन दास और ऑप्शन 4 में है हरगौरी। तो ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 बालदेव। बालदेव द्वारा ये कथन कहा गया था। प्रश्न नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत रखा करता था? रामदास, सेवादास, लक्ष्मी या ममता? तो आपका सही आंसर होगा ममता। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु जी को किस रचना के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कितने चौराहे, जुलूस, मैला आंचल या कलंक मुक्ति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 में मैला आंचल, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी का प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आंचलिक कथा की नींव रखने का श्रेय है विष्णु प्रभाकर जी को, फणीश्वरनाथ रेणु जी को, नरेश मेहता जी को या अमृत राय जी को? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 फणीश्वरनाथ रेणु जी ने ही आंचलिक कथा की नींव रखी। और रेणु जी के अनेक उपन्यास आंचलिक उपन्यास है, जिसमें इनका पहला जो उपन्यास है मैला आंचल वो भी एक आंचलिक उपन्यास ही है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, फणीश्वरनाथ रेणु जी की कौन सी रचना मरणोपरांत प्रकाशित हुई? कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, परिति परिकथा या कितने चौराहे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 पलटू बाबू रोड, जो 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और फणीश्वरनाथ रेणु जी का देहांत 1977 ईस्वी में ही हो गया था। तो इस तरह से मरणोपरांत जो इनकी रचना है जो प्रकाशित हुई वो है पलटू बाबू रोड। इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने फणीश्वरनाथ रेणु जी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, कुछ प्रश्न भी लगाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।